कहानी हमारे रोमांटिक हीरो का है तो obvious सी बात है कि इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ही होगा। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में नियान को देखते हैं जो कि स्टेशन पर पड़े पड़े बेबी अबॉर्शन के लिए जा रही थी। तभी वो अपने हस्बैंड हुओ को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ हॉस्पिटल में देखते और जीजी का कहना था कि वह हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और इस बार लड़का है। इधर नियान अपनी जान गंवा रही होती है। 1 साल में उसका तीसरा अबॉर्शन था। उसकी बॉडी इतना टॉर्चर झेल नहीं पाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में नियान को याद आता है किस तरीके से हुओ ने उसे उल्लू बना करके उसके डैड के गुजरने के बाद कंपनी का सारा जो शेयर्स थे वो अपने नाम करा लिया था। इसके बाद उसने नियान को इस तरीके से उल्लू बना करके रखा और उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। नियान इस चीज़ को समझ नहीं पाती है और वो ज़बरदस्ती यहाँ पर नियान को बेबी अबॉर्ट कराया करता था क्योंकि वो उसके बेबी को नहीं पालना चाहता था। उसका दिल तो जीजी में लगा हुआ था और वह जीजी के बेबी को अपना बनाने का प्लान कर रहा होता है। ये सारी बातें नियान उस समय नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब उसकी लाइफ का एंड था और तब जाकर के वो इन चीज़ों को देख पाती है। अचानक से जब वो मरती है तो उसे 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो मर करके स्वर्ग में जाए या तो फिर एक सिस्टम से बाउंड होकर के अपनी दुनिया में वापस जाए, जहाँ पर कि क्रेजी बिहेव करने के लिए नियान को लाइफ स्पैन बढ़ाया जाएगा और उससे पैसे भी मिलेंगे। नियान जानती थी इस बहाने वो से रिवेंज ले पाएगी, इसी वजह से वो सेकेंड ऑप्शन चूज करती है। उसे होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल ठीक थी। बेबी अबॉर्ट कराने के बाद अब उसका सबसे पहला काम था हो से रिवेंज लेना। तो वो जल्दी जल्दी कंपनी के लिए निकलती है हॉस्पिटल से, जहाँ पर कि कंपनी में हुओ और जीजी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। अब हुओ के पास नियान की सारी प्रॉपर्टी थी। आजकल सच में बेस्ट फ्रेंड पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमें रियल लाइफ से ही मिल रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से जीजी कह रही होती है तुम्हारी बीवी का बेबी अबॉर्ट कराना है, तुम जाओगे नहीं। वो कहता है अरे छोड़ो मरने दो उसको। लेकिन तभी वहाँ पर नियान आ जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी अलग होते हैं। वो नियान को कहने लगता है तुम तो हॉस्पिटल में थी ना, यहाँ क्या कर रही है। नियान खींच करके जीजी को थप्पड़ मारती है और हुओ को भी, और ऐसा करने से वो क्रेजी बिहेव करती है और यहाँ पर उसे 30 दिन का लाइफ स्पैन मिल जाता है और पैसे भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। निहान समझ जाती है उसे क्या करना है, लेकिन उसके पर लिमिटेशंस थे। अगर वो बहुत ज़्यादा विशेष होने लगेगी तो फिर उसके लाइफ स्पैन कट भी किए जाएंगे। पहले तो वो उन दोनों की काफ़ी पिटाई करती है। वो पूछता कि आखिरकार तुम पीट क्यों रही हो, तो निहान कहती है यहाँ पर मेरा बेबी अबॉर्ट हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। मेरा हस्बैंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कमरे में चिपके पड़े हैं। वो बहाना देने लगते कि अरे तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पहले हमसे पूछना चाहिए हुआ क्या है, तुम हो कि अपना ही गुस्सा निकाले जा रही हो। तो वो पूछती है ठीक है बताओ भाई क्या हुआ है, ये भी सुन लेती हूँ मैं। तो वो लोग बहाना करने लगते हैं कि जीजी का डाइवोर्स हुआ है, वो प्रेग्नेंट है अपने एक्स हस्बैंड के बेबी को लेकर के। मैं तो बस उसे सिंपैथी दे रहा था, जबकि उनके डाइवोर्स को 6 महीने हो चुके थे और जीजी 2 महीने प्रेग्नेंट थी। नियान को ये सारी बातें इस लाइफ टाइम में तो पता ही है। वहाँ पर नियान उसकी किसी बातों को नहीं मानती है, जो कि हुआ यहाँ पर उसे ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल से बाहर आई हो तो ऐसे क्रेजी मत बिहेव करो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, बच्चे को खोना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। एक बार हमारी कंपनी पब्लिक हो जाए तो फिर हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे। फलाना ढिमकाना करके पूरा ड्रामाबाजी कर रहा होता है और मन ही मन तो सोच रहता है कि एक बार ये कंपनी पब्लिक हो जाए फिर मैं नियान को मार डालूंगा और जीजी से शादी कर लूँगा। गुस्सा होकर के यहाँ पर जो नियान थी वो जीजी को धक्का दे देती है। वो उसे झूठ मूठ कर ड्रामा कर रही थी कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वो उसे संभालने के लिए जाता है तो नियान उनके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और कहती है कि अब तुम दोनों की चीटिंग में एक्सपोज करने वाली हूँ। कंपनी में बाहर जाकर के वो हंगामा करने लगती है। वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल से आई हो, ज़्यादा ड्रामा मत करो, ये सब कुछ तुम झूठ मूठ कर टैंट्रम कर रही हो। नियान कहती है ओ जब सब ये देखेंगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है तो सबको पता चल ही जाएगा। ऐसा कह के वो जीजी को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन क्रेजी होने का लिमिट आज का पार कर चुकी थी। उसकी लाइफ स्पैन कम होने लगता है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। तभी वहाँ पर रो जो कि जीजी का एक्स हस्बैंड है उसे संभालने के लिए आ जाता है। उसे पिछली बार याद था रो ने नियान से हेल्प मांगा था, वो जीजी को एक्सपोज करना चाहता था लेकिन उसने उसकी बात का ट्रस्ट नहीं किया था।
जीजू उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो तुम नियान का सपोर्ट कर रहे हो। वो प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो और हमारे डाइवोर्स को 6 मंथ हो चुका है और मैं तो तुमसे उसके बाद मिला भी नहीं हूँ, और शादी के बाद भी मैंने कभी तुम्हें टच नहीं किया था, ये तो तुम भी जानती हो। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? इंटरनेट से डाउनलोड किया क्या? अभी यहाँ पर नियान इस बात को पकड़ के बैठ जाती है कि ये हुओ का ही बेबी हो सकता है। सब यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहे थे, रो भी सपोर्ट कर रहा होता है। हुओ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पूरी तरीके से नियान की कंपनी अभी हुओ के हाथ में गई नहीं थी। इस बार सिचुएशन वो था नहीं, इसी वजह से वो नियान को सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है। नियान उसे कहती है तो ठीक है, मुझे पैटर्निटी टेस्ट कराना है। पैटर्निटी टेस्ट के थ्रू तो पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा किसका है। अगर ऐसा होता तो अभी इससे बात है कि इनकी पोल खुल जाती, लेकिन अगर ये लोग मना करते तो भी यहाँ पर उन पर शक जाता और सबको यही लगता है कि इसका बच्चा इसलिए ऐसा कराना नहीं चाह रहा है। शुरुआत में तो वो चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन अवॉइड हो नहीं पाता है। तो फिर एट द एंड वो मान जाता है कि ठीक है, वो पैटर्निटी टेस्ट कराने वाला है। फिर सोचता है कि उससे पहले ही वो नियान को रास्ते से हटा देगा ताकि उसके बीच में कोई ना आए। इधर रो नियान का फिक्र कर रहा होता है। एक्चुअल में रो यहाँ पर नियान से कॉलेज टाइम से ही प्यार करता था, लेकिन नियान कभी उसके प्यार को समझ नहीं पाई थी और इसके बाद उसका रो से कनेक्शन भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पर जैसे ही वो उसका केयर कर रहा था तभी वहाँ पर वो की सिस्टर आ जाती है और अपनी भाभी को रो के साथ देख करके वो उसी के कैरेक्टर को जज करने लगती है और कहती है कि अरे मेरा भाई तो ये है नहीं है, तुम उसे चीट कर रही हो। वो कहती है मेरी ही दिए हुए सारी चीज़ें पहन करके, मेरी ही कपड़े, मेरी ड्रेस, मेरी बैग पहन करके तुम मुझे पर शक करने आई हो। तुम जैसे घर वालों को तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। वो जीजी को सिर्फ डरा रही होती है और जीजी यहाँ पर गुस्सा होने लगती है कि मैं अपने भाई से जा कर के तुम्हारा कंप्लेन करूँगी। वो हंसते हुए कहती है हाँ हाँ जाओ ना, धीरे धीरे करके तुम लोगों ने जो मुझसे मेरी सारी चीज़ें छीनी है मैं तो तुम लोगों से वापस ले ही लूँगी। डर के मारे हुओ की बहन फिलहाल वहाँ से फरार हो जाती है। रो यहाँ पर नियान से कहता है तुम्हें किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए होगा मुझसे मांगना ज़रूर, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। फिर यहाँ पर नियान की टैक्सी आती है, वो उसमें बैठ करके जाने लगती है। रो भी अपने कार से निकल जाता है, लेकिन रो के जाने के बाद नियान नोटिस करती है कि उस कार में कोई और नहीं, उसे जीजी किडनैप करने के लिए आई है। उन्हें उनका असली प्लान पता था, लेकिन जियान को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होने वाला है। जीजी यहाँ पर नियान का फ़ोन छीन लेती है ताकि वो किसी का हेल्प ना कर सके और वो नियान को बुली करने का प्लान कर रही थी। अब नियान ने ऑलरेडी क्रेजी होने का लिमिट आज का पार कर चुका था, तो वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाती है और बेहोश होने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ की मॉम भी यहाँ पे नियान को पसंद नहीं करती थी। गुस्से में आ करके वो नियान और उसके डैड के फ़ोटो को फाड़ देती है। वो तो चाह रही थी कि जल्द से जल्द हुओ यहाँ पर नियान से डाइवोर्स ले। दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं क्या? तभी नियान वहाँ पर आती है। जीजी का एक्सीडेंट के बाद इतना बुरा हालत था। एक्चुअल में फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जीजी नियान को किडनैप करने का प्लान कर रही थी। तब तक नियान को थोड़ा होश आता है और वो कार से बाहर निकल करके भागने लगती है। जीजी उसे पकड़ने के लिए जाती है, तभी उसका कार से ऐसे वाला एक्सीडेंट हो जाता है। अब नियान एक्सीडेंट के बाद उसका ट्रीटमेंट करा करके उसे घर लेकर के आती है। इन सब का जिम्मेदार यहाँ पर जो हुओ की मॉम थी वो नियान को ही मान रही होती है। यहाँ पर नियान को सेव करने वाला कोई और नहीं, रो ही था। उसे ना जाने क्यों आज नियान को छोड़ करके जाने का मूड ही नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो वापस उसे सेव करने के लिए आ गया था और थैंकफुली इसी वजह से यहाँ पर नियान बच पाई थी और हो कि बहन का एक्सीडेंट हो गया था। वो सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी पर डाल रही होती है कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन वो कहती है अच्छा मेरी गलती है, प्रूफ दिखाओ। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी गलती है। फिर वो देखती कि वो मॉम ने कैसे उसको फ़ोटो फाड़ा था, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो रो से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर कि वो उसे फ़ाइट करना सिखा रहा था ताकि वो खुद का हेल्प कर सके। यहाँ पर नियान कुछ देर में ही इस तरीके से फ़ाइट करना सीख जाती है। वो बहुत खुश थी कि वो नई चीज़ें यहाँ पर खुद के प्रोटेक्शन के लिए सीख रही है। रो जब उसे सिखाता है इसके बाद वो वहाँ से जाती है तो वो सोचता है कि नियान उसके लिए उसकी लाइफ में एक एंजल की तरह थी। कॉलेज से ही वो उसे जानता था, वो उसकी एक नॉर्मल फ्रेंड हुआ करती थी।
और यहाँ पर उसकी जाती ही रो ने अपनी कंपनी के लिए जिन लोगों से उधार लिया था वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं उसे बुली करने के लिए। लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं एक्चुअल में, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। इसी वजह से वो उनसे कुछ और समय मांगता है, लेकिन बदले में वो लोग उसकी पिटाई करने लगते हैं और कहते हैं हमारे पास इन टैंट्रम का वक्त नहीं है, शांति से हमारे पैसे दे दो। तभी वहाँ पर लौट करके वापस से नियान आती है और जितने उधार उसने लिए हुए थे वो सारे उधार चुका देती है। वो उसे बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसकी वजह से उसका उधार यहाँ पर चुक गया, लेकिन वो कहती है कि इसे तुम अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मानना, मैं तुम्हारी कंपनी के इन्वेस्टर हूँ और आज से हम मिल करके काम करने वाले हैं। वो ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो इसी बहाने उसके थोड़ा और करीब भी तो आ पाएगा ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये दोनों भी अब अपना प्लान कर रहे होते हैं नियान को रास्ते से हटाने का। शुरुआत में तो वो नियान से बात करने के बहाने जाता है, लेकिन नियान यहाँ पर उल्टे रो पर ही गुस्सा करने लगती है। तो वो उसे कहता है ठीक है, अभी शायद तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कह के वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो उसे होटल में आने के लिए मिलने के लिए मैसेज डाल देता है। उनका प्लान था कि वहाँ पर वो आएगी तो उसे किसी और लड़की के साथ वो फंसा देगा और फिर उससे डाइवोर्स ले लेगा। उसे पता था कि इतनी आसानी से वो उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली है और ये प्लान तो उसे अच्छे से पता था। होटल में ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मॉम जो हुओ की मॉम थी वो नज़र रखी हुई थी, इसी वजह से वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से जाने के बहाने निकल जाती है और उसकी मॉम उसे फॉलो करने का डिसाइड करती है ताकि वो देख सके कि आखिरकार वो किससे मिलने के लिए जा रही है। लेकिन आगे जो उसकी मॉम के साथ होने वाला था वो तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। नियान सब कुछ बहुत ही सिंपल सीधे तरीके से प्लान करते हुए आगे चल रही थी, उसे पता था आगे क्या होने वाला है। उसकी मॉम नियान को फॉलो करते करते जाती है तो आगे अचानक से गली में जाके नियान गायब हो जाती है। ये वही गली थी जहाँ पर के उन लोगों ने गुंडे को सेट किया था। अब वो लोग ने यहाँ पे हुओ की मॉम को नियान समझ करके पकड़ लेते हैं और मुंह ढक करके उसकी कुटाई करने लगते हैं। नियान कहती है ये तो तुम डिज़र्व ही करती हो, तुम मुझे फंसाने के लिए आई थी, अब खुद ही अपनी गलती का मजा चखो। और साथ ही में उसे कूटते हुए देख करके काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ वो इन बातों से अनजान एक होटल में जिजी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। वो गुंडे लोगों के मैसेज आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग ये मैसेज करे कि नियान की धुलाई लगा करके उन लोगों ने अपना काम फिनिश कर दिया है। जीजी कहती है छोड़ो भी, काम फिनिश हो ही गया होगा, वो ढक्कन को कहाँ ही यहाँ पर डाउट होता है, वो तो अकल की अंधी है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी उनके कमरे में पुलिस आ जाती है। पुलिस बोलती है कि आपके ये पे कंप्लेन है प्रोस्टिट्यूशन का, तुम दोनों कौन हो ये बताओ। हो उसे कहता है नहीं नहीं जीजी तो मेरी वाइफ है। तभी जीजी नियान वहाँ पर उनके सामने आती है और कहती है अच्छा अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो फिर मैं कौन हूँ। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में यहाँ पर ये आने वाली है। वो पूछने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नियान कहती तो मुझे कहाँ होना चाहिए, मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर है और वो मुझसे सवाल कर रहा है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। वो यहाँ पर बहाना करने लगता है कि अरे नहीं नहीं ये थोड़ी सी उदास थी, अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है, इसी वजह से मैं उसे सांत्वना दे रहा था, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कहती है ओ मतलब कि मैं तुम्हें इतनी उल्लू दिखती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। गुस्से में आकर के वो यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने लगती है जीजी को, और जीजी को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो ये सब कुछ ड्रामा कैसे कर रही है और वो उसे रोक भी नहीं रहा है। और इससे बात है कि वो किस हक से रुकेगा, वो उसकी वाइफ जो ठहरी। यहाँ पे प्रॉब्लम यही नहीं था, प्रॉब्लम और भी बहुत सारे थे। जब वो हुओ की पिटाई लगाने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आने लगता है और वो जल्दी जल्दी अपनी मॉम का कॉल उठा करके देखता है कि हुआ क्या है, क्योंकि एक्चुअल में जिस जगह पर अभी फ़िलहाल उसकी मॉम है उस जगह पर निहान को होना था। तो उसकी मॉम कहती बेटा मुझे जल्दी से आकर के बचा लो, यहाँ पर कुछ गुंडे लोगों ने मेरी पिटाई लगा दी है। ये सुनते ही रो यहाँ पर परेशान हो जाता है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, और जल्दी जल्दी यहाँ पर उसे छोड़ करके उसके लिए निकलता है अपनी मॉम को देखने के लिए। निहान कहती है अभी तो बस ये गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करती हूँ।
वो भी उसे फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँचती है। उस प्लेस पर पहुँचने पर उसकी मॉम कहने लगती है कि नियान एक्चुअल में किसी लड़के से रात में मिलने के लिए जा रही थी, मैं उसे फॉलो कर रही थी तो कुछ गुंडे लोगों ने आकर के मेरी पिटाई कर दी। यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे, वो इन बातों का वीडियो बनाने लगते हैं। नियान कहती अच्छा, मैं किसी से मिलने के लिए जा रही थी और आप मुझे फॉलो कर रही थी, तो फिर ये गुंडे लोग आपको क्यों पिटाई कर रहे हैं? ये गुंडे लोग तो मेरे पीछे आने चाहिए ना। अब इनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। नियान कहती है हुओ को उसकी मॉम उसे फंसाने का कोशिश कर रही थी, तो मैसेज करके तुमने मुझे इस प्लेस पर बुलाया था, तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करने वाले थे, कहीं ये गुंडे तुम्ही ने तो अरेंज नहीं किया। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं गुंडे हमने अरेंज नहीं किया है। गुंडे लोग भी अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नियान यहाँ पर कहती अरे अरे मेरी सासू मॉम के इन लोगों ने पिटाई की है, इन्हें तो जेल भेजना पड़ेगा, पुलिस यहाँ पर आएगी, इनकी पिटाई लगाएगी, इनसे सच उगलवाएगी, तो फिर सच पता चल ही जाएगा। इस बात पर गुंडे लोग घबरा जाते हैं और वो लोग यहाँ पर हुओ का नाम लेने लगते हैं। हुओ फिर भी यहाँ पर इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो गुंडे लोगों को कहता है कि मुझे फंसाने का कोशिश मत करो। नियान समझ जाती है कि हुओ यहाँ पर कैसे न कैसे करके बात घुमाएगा ही, इसी वजह से पहले वही बात घुमा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर अगर वो अपनी डिमांड नहीं रखेगी तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। वो पुलिस को बुलाने का धमकी देता है। वो कहता है बोलो इस बात को रफा दफा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। नियान कहती है मैं कंपनी वापस लौटना चाहती हूँ। वो इस चीज़ के लिए ओके बोल देता है, क्योंकि अगर वो नियान को कंपनी आने के लिए अलाउ नहीं करता तो ये जो सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं उससे पब्लिक ओपिनियन के वजह से हुओ की इमेज बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। अभी सिर्फ बातें सुनकर के लोगों को इस बात का डाउट है कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन रियलिटी किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पर नियान को तो बस कंपनी वापस लौटने से मतलब था, बाकी का मैटर वो खुद संभाल लेगी। हुओ जैसे ही कहते हैं कि ठीक है वो कंपनी वापस आ सकती है, तो फिर वो इस बात को निगलेक्ट करके घर चली जाती है। नेक्स्ट डे फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो अपनी कंपनी पहुंचती है। अभी कंपनी नियान के ही हाथों में थी, शेयर्स उसके हाथों में था, लेकिन जो काफ़ी चीज़ें थी वो संभाल रहा था, इसी वजह से वो उसे डायरेक्टली डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। कंपनी में वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पर कि कुछ शेयर होल्डर्स आए हुए थे। नियान उन शेयर होल्डर्स को बोल रही होती है कि पहले कंपनी मेरे डैड की हुआ करती थी, डैड के गुजरने के बाद मैं उनकी इकलौती डॉटर हूँ, तो ये कंपनी अब मेरी होनी चाहिए। इस बात पर शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब एक हाउसवाइफ हो, तुमने घर में रोटी बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है, तुम्हें कंपनी के बारे में क्या ही पता होगा। हो इतने अच्छे तरीके से कंपनी चला रहा है, हम कंपनी का लॉस नहीं होने दे सकते क्योंकि हमारा इसमें पैसा लगा हुआ है। हो ने पहले से इन चीज़ों के साथ मिल करके सब कुछ सेटअप कर लिया था। जो शेयर होल्डर्स थे वो यहाँ पर नियान का नहीं हो का सपोर्ट करने वाले थे। इस बात पर नियान सबको कहती है अच्छा, तो शायद तुम लोगों ने कंपनी का अकाउंट बुक अच्छे से चेक नहीं किया। हो जब से इस कंपनी को पूरी तरीके से संभाल रहे हैं तब से अब तक 37% लॉस में कंपनी चल रही है, 140 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। जीजी यहाँ पर सब कुछ संभालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी बातें सबके सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स थे वो नियान को कंपनी का सारा शेयर्स देने के लिए रेडी नहीं थे। तो इस बात पर नियान यहाँ पर उनसे एक बेट लगाती है कि अगर वो 2 घंटे के अंदर कंपनी के लिए 100 मिलियन का प्रॉफिट लेकर के आएगी, वो भी सिर्फ शेयर्स लगा करके, तो ये अपने शेयर भी उसे सेल करेंगे। वो कंपनी पूरी तरीके से छोड़ करके निकल जाएगा और जीजी इस जॉब पर नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। बदले में हुआ कहता है अगर यहाँ पर नियान इस शर्त को हार गई तो वो कंपनी में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी और उसके जितने भी शेयर्स थे वो सारे उसके नाम कर देगी। जेजे को अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से वो इतना बड़ा दाव खेलने के लिए तैयार थी। वो हुआ से कहती है ठीक है चलो, लेकिन याद रखना पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद नियान यहाँ पर अपने स्टॉक में पैसा लगाना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ हम रऊ को देखते हैं, उसका अपने डैड से शुरुआत से नहीं पड़ता था, इसी वजह से वो अपने डैड से अपने रिलेशनशिप ख़त्म करके अपना अकेले ज़िंदगी बिता रहा होता है। लेकिन फाइनली अब वो नियान के लिए अपने घर वापस लौटना चाह रहा था। उसके डैड के बुलाने पर अब वो एक यंग मास्टर था और वो इनडायरेक्टली यहाँ पर नियान का हेल्प कर रहा था। एक्चुअल में रो की असली आइडेंटिटी खुद नियान को भी नहीं पता थी, ना पिछले जन्म में ना इस जन्म में। शर्त के हिसाब से सारे लोग अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यहाँ पर हु और जेजी तो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि नियान ये सब जीत ही नहीं पाएगी।
निहान अपने साथ एक सेक्रेटरी लेकर के आई थी जो कि इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ही नॉलेज रखता था, और वो लोग यहाँ पर शेयर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे के अंदर ही उसका प्रॉफिट 50 मिलियन पहुँच जाता है। 1 घंटे में कंपनी का प्रॉफिट 100 मिलियन पहुँच जाता है। शर्त के हिसाब से सारे शेयर्स निहान के हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर डबल गेम खेलती है। अपने सारे शेयर्स लेकर के वो रो को ऑफर करने लगती है और कहती है, ये तो बस मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए कर रही थी, प्यार तो मैं अभी तुम्ही से करती हूँ ना, ये कंपनी मुझसे नहीं संभलेगी, मुझे घर पे ही रहना पसंद है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कंपनी संभाल लोगे ना, मैं शेयर्स तुम्हें देती हूँ। चीज़ें कहने लगती कि गेम खेल रही है, तुम्हें उल्लू बना रही है। निहान उस पर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहती है, मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए 100% शेयर यहाँ पर हुओ के नाम कर रही हूँ, और तुम कहती हो कि मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ, तुम तो प्रेग्नेंट हो, कुछ भी बकवास बोलते रहती हो, तुम्हें क्या पता। जीजी इस बात से गुस्सा होकर के हुओ का पोल खोलने वाली थी कि एक्चुअल में वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी उसे हुओ बीच में चुप करा देता है। अब हुओ जैसा सेल्फिश इंसान पैसे के सामने वो किसी का भी नहीं होने वाला था। जब जीजी ज़्यादा ही बकवास करने लगती है तो वो गुस्से में आकर के जीजी को थप्पड़ मार देता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। निहान भी यही चाहती थी कि जीजी को भी जब कोई अपना छोड़ता है कैसा लगे, इस बात का एहसास हो। जीजी को वो कंपनी से निकल जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था, भले ही उसके लिए उसे निहान के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। तो निहान यही तो चाहती थी। वही सारे में जीजी को कहती है, तुम हार चुकी हो। जीजी उसे कहती है, तुम पछताओगे, तुम्हें लगता है कि निहान सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहने वाली है तो तुम पछताओगे। वो यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और अब वो निहान को अगले कुछ दिनों तक सर पे चढ़ा करके रखने वाला था जब तक ये कंपनी के सारे शेयर्स यहाँ पर हो के नाम न कर दे। ये बात खुद निहान को भी अच्छे से पता था। इधर जीजी को इतनी बुरी तरीके से निकाल दिया जाता है, इस तरीके से कंपनी से सब उसके वीडियोस बना रहे होते हैं, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है रो पे। वो सोचती है कि चलो एक मुर्गा हाथ से गया तो क्या हुआ, दूसरा मुर्गा है ना। अब वो रो के पास वापस जाने का प्लान करती है, मस्त मेकअप वेकअप करके उसे पटाने के लिए जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही होती है। रो कम उल्लू थोड़ी था, वो इस तरीके से सीट बेल्ट से उसके हाथ बांध देता है। कंपनी वालों को कॉल करके कहता है कि मेरी कार गंदी हो गई है, कार ले जा करके डस्टबिन में डंप कर देने के लिए। और यहाँ पर वो के मतलब जीजी के बारे में बोल रहा था। दूसरी तरफ निहान को वो घर लेकर के जाता है। उसकी मॉम पहले की तरह ही निहान से बिहेव कर रही थी, लेकिन वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम, यहाँ पर मेरे और निहान के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, उसने अपने कंपनी के शेयर्स मेरे नाम करने के लिए बोले हैं। तो फिर उसकी मम थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और कहती है, कल मेरा बर्थडे है, कल मेरे बर्थडे पर अगर निहान यहाँ पर तुम्हारे नाम सारे कंपनी का प्रोजेक्ट कर देगी तो फिर हम उसे अच्छे से घर की बहू बना करके रखने के लिए तैयार हैं। वो इसी प्लान का इंतज़ार कर रहा था और निहान को पता था कि वो लोग ज़्यादा ही ये बातें सुन करके इम्प्रेसेंट हो रहे थे। अगले दिन उसकी मॉम का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पार्टी अभी स्टार्ट ही हुई थी कि वो लोग यहाँ पर इस तरीके से तुरंत ही लेकर के आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर और कहते हैं अब अपनी सासू मम को गिफ्ट देने के बदले अपने डैड के कंपनी के सारे शेयर्स यहाँ पर हो के नाम कर देने के लिए, और निहान को उसे साइन करने के लिए बोल रही होती है। निहान को सोचने के बाद उस पेपर पर साइन करने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो पेपर पर साइन करने वाली थी तभी वहाँ पर रो आ जाता है और निहान को रोकते हुए कहता है, अरे यहाँ पर तो बर्थडे पार्टी चल रही है ना, तो कंपनी का काम कैसे होने लगा। निहान यहाँ पर वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से बाहर जाने लगती है। हो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि यहाँ पर ये लड़का हर बार इसके प्लान के बीच में क्यों ही आ जाता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर रो को फॉलो करते करते यहाँ आ गई थी, तो वो उसे निहान के साथ देख करके समझ जाती है कि एक्चुअल में निहान और रो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। निहान को भी ये बात पता था कि जीजी छुप करके उन्हें देख रही है, दैट्स वाई वो रो के को ज़्यादा ही करीब होने की एक्टिंग कर रही होती है। उनके वहाँ से जाती ही जीजी सोचती है, अब मैं समझो कि रो मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहा है। हुआ यहाँ पर आता है, वो से कहती है तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो यहाँ पर निहान को वहाँ रिजिस इंसान के साथ देखता है। उसे याद आता है कुछ टाइम पहले जब निहान के डैड हुआ करते थे, तब वहाँ पर वो इस तरीके से उस रिचिस इंसान से मिले थे। उसके डैड ने कभी हुओ को अच्छा माना ही नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है। उस रिचिस इंसान से वो हुओ को ना इंट्रोडक्शन कराते और ना ही मिलने देते हैं।
वो नियान को उससे मिलने के लिए देख रहा था तो वो सोचता है कि नियान उस इंसान के साथ क्या कर रही है। नियान को पता अब चल चुका था कि रोहू उस इंसान का बेटा है और वो ये जानते ही काफ़ी खुश हो गई थी। यहाँ पर इस तरीके से जो जिजी होती है वो हुओ को नियान के खिलाफ भड़का रही होती है, लेकिन हुओ को अभी पैसा सिर्फ दिख रहा था तो वो उसकी बात नहीं मानता है। जीजी वापस से रोहू को पटाने के लिए जाती है और कहती है, देखो ना मैंने अभी भी वेडिंग रिंग संभाल करके रखे हुए, इट मीन्स कि मेरे मन में तुम में अभी भी फीलिंग थी, मैं थोड़ा सा बहक गई थी, चलो वापस से शुरुआत करते हैं। रोहू कहता है, अच्छा बट जहाँ तक मुझे पता है वो वेडिंग रिंग तो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। उसने खुद अपने हाथों से देखा था, आंखों से देखा था जीजी को ऐसा करते हुए। वो कहता है, अब ना तो मेरे पास ये इमोशंस है और ना ही तुम्हारे लिए फीलिंग तो कभी थी भी नहीं, बेहतर होगा मुझे प्रेशर करना छोड़ दो। लेकिन फिर भी जीजी बेशर्मों की तरह घर पहुंच जाती है। रोहू से कहता है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ने वाली हो। जीजी से कहती है कि क्या तुम नियान को पसंद करते हो। ओह अब मैं समझी, मैंने आज ही देखा था तुम्हें नियान के करीब। मुझे पता है कि तुम शुरुआत से ही नियान से प्यार करते हो। नियान के बारे में मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहती हूँ, अगर जानना चाहते हो तो कल होटल में इतने बजे आ जाना। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। रोज सोचता है जीजी से रिश्ते तोड़ने का वक्त आ गया है। इधर नियान घर जाती है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मॉम की बर्थडे पार्टी छोड़ करके कहाँ चली गई थी। वो कहती है कोई क्लाइंट आ गया तो उससे बात करने। वो वापस से पेपर लेकर के आता है तो नियान को वो साइन करने के लिए बोलते हैं। नियान कहती है अभी साइन नहीं कर सकती मैं, कल करूँगी, कल सेरेमनी वगैरह मैंने तुम्हारे लिए रखी है। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती फोर्स करने लगता है कि नहीं अभी ही साइन कर दो। तभी वहाँ पर नियान की नज़र पड़ती है कि वो की बहन ने उसकी मॉम का दिया हुआ इस तरीके से ब्रेसलेट पहना है। वो उससे मांग रही होती है तो वो गिरा के तोड़ देती है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में आकर के हुओ को उठा कर पटक देती है। वो कहती है अगर मैं सारे शेयर होल्डर के सामने इन पेपर पर साइन ना करूँ तो ये वैलिड नहीं होगा और फ्रॉड के चक्कर में पुलिस तुम्हें जेल भी लेकर के जा सकती है, इसलिए मैं ऐसा कह रही थी कल ही साइन करते हैं। वो कहते तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। वो कहती तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, अब कल का मजबूरी मेरे इंतज़ार करना पड़ेगा। वो की बहन को नियान सॉरी बोलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी मॉम की ज्वेलरी को उसने तोड़ा था। वो के कहने पर उसकी बहन को मजबूरी में यहाँ पर नियान को सॉरी बोलना पड़ता है और वो जानबूझ करके उसे पनिशमेंट दे रही थी क्योंकि उसे पता था वो लोग सब वो काम करेंगे जो कि वो कहेगी। जीजी हो से मिलने के लिए जाती है। हो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है चली जाओ यहाँ से, नियान मुझे कंपनी के शेयर्स देने वाली है। नियान को पता था ये इसे कल सबक ज़रूर सिखाएगी। जब वह जीजी से मिल करके आता है तो नियान वापस उसे धमकाती है ऐसे। वह डर के मारे अपने कमरे में चले जाता है। इसके बाद हमें कल वो पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जीजी के साथ उस पार्टी में जाता है तो जीजी को उस पार्टी में एंट्री ही नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास इनविटेशन नहीं था और वो मजबूरी में जीजी को अंदर पार्टी में ले करके नहीं जा सकता था। जीजी यही कहने के लिए आई थी कि मुझे भी उस पार्टी में ले करके चलो। वो बस दूर से ही ये ड्रामा देख पा रही होती है। वो तो बस सोच रहा था कि आज वो कंपनी का मेन CEO बन जाएगा और बनते ही वो जीजी को छोड़ देगा। वो की फैमिली भी यहाँ पर आती है, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन सब यहाँ पर आए हुए थे। तभी नियान उस पार्टी में एंट्री लेती है। वो इस तरीके से रेडी वेडी होकर के आई हुई थी। आते ही सबको अनाउंस करती है कि एक्चुअल में मैंने ये पार्टी इसलिए रखी है ताकि मैं अपने हस्बैंड हुओ को आज से कंपनी का CEO बना रही हूँ और शेयर ट्रांसफ़र के लिए मैंने सेरेमनी रखी हुई है। वो काफ़ी खुश हो रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि जल्द से जल्द शेयर साइन होने का यहाँ पर नाम आ जाए। सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं। सबको पता था कि हो और जीजी के बीच में क्या चल रहा है और फिर भी यहाँ पर इस तरीके से जो नियान है वो अपने सारी कंपनी के शेयर्स हो को दे रही है। यहाँ पर जीजी जब देखती है तो उसे जलस होने लगता है कि जो फेम उससे होना चाहिए था वो नियान को मिल रहा है। पेपर वगैरह साइन वगैरह होता है यहाँ पर। हो तो खुशी के मारे एक्चुअल में उन पेपर्स को पढ़ता भी नहीं है। जीजी सोचती है छोड़ यार, मैं इससे बाद में निपट लूँगी। वो हो को कुछ मैसेज डाल करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर नियान कहती है एक और सरप्राइज है और वो यहाँ पर रोहू को बुलाती है। कहती है कि ये हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर है तो मैं यहाँ पर बुलाई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। हो को भी मजबूरी में यहाँ पर रोहू से हाथ मिलाना पड़ता है। ये भी एक सरप्राइज़ नहीं था, उससे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि रोहू के डैड भी यहाँ पर आए हुए थे और वो कहते हैं कि एक्चुअल में नियान मेरे बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है, उसकी कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 मिलियन उसके हस्बैंड को दे रहा हूँ। उस आदमी को पास से देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो वही रिचेस्ट इंसान है। 20 मिलियन का चेक जब यहाँ पर हुओ को पर्सनली मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही 20 मिलियन आगे चल करके उसके लिए जी का जंजाल बनने वाला है। जैसे ही ये सेरेमनी होता है
तो वो कहता है कि अब मुझे नियान से डाइवोर्स चाहिए। नियान इसी लाइन का इंतज़ार कर रही थी। झूठ मूठ का वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर तुम्हारे नाम करा दिए, तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए कह रहे हो? वो कहता, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे पास सिर्फ कंपनी के शेयर के लिए ही तो था, और जब अब कंपनी मेरे नाम हो चुकी है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। निहान कहती है, सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। वो कहता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। आफ्टर डाइवोर्स अब तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, 1% की भी चीज़ नहीं। निहान यहाँ पर रोने धोने का एक्टिंग करती है और कहती है, ठीक है, अब जब तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे डिवोर्स का रीज़न दोगे? वो कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। निहान अब उसका पोल खोलना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे करके वो सबको ये प्रूफ दिखा रही होती है किस तरीके से वो उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा होता है, और वो ये ब्लेम लगा रहा है कि गलती नियान की है, वो बोरिंग है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो कभी उसके साथ लॉयल रहा ही नहीं, और वो ने उसी के बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ मिलकर के उसे चीट किया है। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए थी, इस बात का एक्चुअल प्रूफ वो जानबूझ करके सबको नहीं दिखाती है, क्योंकि एक असली दांव अभी बाकी था। यहाँ पर खुश होकर के वो उस डाइवोर्स पेपर पर नियान के लिए साइन कर देता और कहता है, चलो निकलो यहाँ से, अभी कंपनी भी मेरी है और घर भी मेरा है। यहाँ पर उसकी फैमिली इस बात को लेकर के काफ़ी खुश हो रही थी। रो बीच में कहता है, इतना किस बात को खुश हो रहे हो? एक्चुअल में तुम कंगाल हो चुके हो। ये सुनते ही हुआ शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? नियान कहती है, तुमने जो एक्चुअल में कंपनी के 37% लॉस कराया है वो तुम्हारे अपने अकाउंट में गए थे, तुमने और जीजी ने करके मज़े मारे थे, और शायद तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं। एक्चुअल में ये कंपनी मेरी ही है, और जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारे शेयर्स थे वो तुमने मेरे नाम कर दिए, ना कि मैंने तुम्हारे नाम किए। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ पर साइन करने से पहले आप उसे ढंग से पढ़ लो। ऊपर से उसकी बहन को वो लोग ये वीडियो दिखा करके जेल भेजने का प्लान करते हैं कि उसने नियान का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया था। रहू ने आकर के उसे बचा लिया, मतलब बुरी तरीके से अब हु की लग चुकी थी। वो नियान से डाइवोर्स ले चुका था और उस पर यह भी ब्लेम लग रहा था कि उसने चीट किया है। ऊपर से कंपनी के जो उसने शेयर्स गचकाए थे उसका ब्लेम, कंपनी का लॉस हुआ उसका ब्लेम, मतलब वो रास्ते पर आ चुका था। निहान उसे घर से तो निकाल ही देती है। और रही बात ये 20 मिलियन चेक की, तो वही तभी वैलिड होने वाला था जब वो निहान का हस्बैंड होता। मिला जुला करके उसे एक पैसा अब उसके पास नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी हुओ को बहाने से मिलने के लिए बुलाती हुई थी। सब कुछ रो और नियान का प्लान था। नियान को यहाँ पर वो अपने पास बुलाता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए। बदले में वो नियान को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन बता नहीं पाता है। रो ने पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। जैसे हुआ यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर एक यूट्यूबर वहाँ पर पहुँच जाती है और लाइव टेलीकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट सब कुछ करने लगती है। यहाँ पर हो और जीजी के बारे में सबको पता चल जाता है कि वो दोनों एक्चुअल में चीट कर रहे हैं। ये बात ही झूठ नहीं थी। इतना ही नहीं, जो जीजी थी वो एक्चुअल में हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, ये बात भी सबको बाहर पता चल जाता है। और यहाँ पर इनकी काफ़ी बदनामी होने लगती है। हो कि जो भी थोड़ा बहुत इज्जत बचा हुआ था, क्योंकि पैसा तो था नहीं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो जीजी पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि उसने उसके बेटे को फंसाया। वो कहती, हाँ मैं तो चल करके आई थी, मैं तो यहीं इंटरनेट से बच्चा डाउनलोड करके पैदा कर रही हूँ ना, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। हो कि बेबी को लेकर के आओ हर्ट करो मुझे। लेकिन जीजी यहाँ पर उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से हो उसे लास्ट टाइम तक भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। निहान को लगता है कि उसका रिवेंज शायद कंप्लीट हो गया। हो को उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, लेकिन कभी कभी लाइफ में जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। हो के लिए काफ़ी नहीं था। रो के डैड जा कर के हो को कहते हैं, तुमने मेरे 20 मिलियन चोरी किए, अगर वो 20 मिलियन तुमने एक हफ्ते के अंदर मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल भेज देने वाला हूँ। और अब वो सोच रहा होता है 20 मिलियन वो भला कहाँ से लाने वाला है। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो लोग एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। उसकी मॉम को दिमाग आता है कि यहाँ पर हुआ के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, और
और अगर वह यहाँ पर झूठ मूठ का मरने का एक्टिंग करे तो इंश्योरेंस वाले उसे पैसा भी दे देंगे। उसके मॉम के पास एक फेक ड्रग था, वो ड्रग यहाँ पर वो हुआ को खिलाने का सोचती है और इसके बाद वो यहाँ पर झूठ मूठ का मरने का एक्टिंग करेगा और बदले में उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। उन लोगों ने जीजी से भी पैसे वैसे का डिमांड किया था, लेकिन जीजी साफ कह देती है कि मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ क्यों ही रहती। प्लान के हिसाब से यहाँ पर वो दवा इस तरीके से वो को उसकी मॉम खिला देती है। इधर उसकी बहन को अपने भाई पर नज़र रखने के लिए उसकी मॉम बोलती है, वो उस दवा का एंटीडोट लेने के लिए निकल जाती है दुकानों पर। लेकिन इधर जो उसकी बहन थी वो गेम खेलने में बिजी थी और साथ ही में उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक इस तरीके से अमीर बॉयफ्रेंड उसने पटाया हुआ और उसने उससे कुछ पैसों की डिमांड की है। वो पैसे अगर यहाँ पर उसकी बहन ला करके उसे देती है तो उससे शादी कर लेगा। उसकी बहन ने यहाँ पर अपनी मम्मी के लास्ट कुछ सेविंग्स थे वो सारी चोरी कर लिए और यहाँ पर इस तरीके से उस लड़के से शादी वादी करने का प्लान भी कर रही थी वो कुछ दिनों से। इसके लिए वो फ़ॉरेन भी जाने वाली थी और अपनी मम्मी के पैसे चुरा करके वो हुओ को यहाँ पर मरता हुआ छोड़ करके चली जाती है। उसकी मॉम बिना पैसे लिए वो दवा ख़रीदने के लिए बाहर निकलती है जल्दी जल्दी। यहाँ पर वो अपनी बहन को रोकते रह जाता है और कहता है कि रुको, मैं एक्चुअल में अंदर से मर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात समझ नहीं पाती है। उसके जाते ही यहाँ पर वो की हालत काफ़ी ज़्यादा वाले ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो पॉइजन उसने खाया था वो तो रियल था, वो बिल्कुल भी फेक नहीं था और वो उसकी बॉडी पर अब असर करना स्टार्ट कर दिया था। वो यहाँ पर जैसे तैसे अपना फ़ोन लेकर के किसी को फ़ोन करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम फ़ोन नहीं उठा पाती है। वो दवा जल्दी जल्दी लेने के लिए जा रही होती है और इधर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि हुओ को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। अब उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के पास रहने का क्या ही फ़ायदा है। यहाँ पर वो सबसे पहले जीजी को कॉल करते इस उम्मीद में कि वो उसका हेल्प करेगी, लेकिन वो उसका फ़ोन ही कट कर देती है। रास्ते में वो नियान को देखती है, नियान को बुली करने जाती है। नियान कहती है कि मुझसे बकवास मत करो, गुस्से में आकर के उसे धक्का दे देती है और यहाँ पर जीजी रोड पर गिर जाती है, जिससे कि उसे काफ़ी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो नियान को हेल्प करने के लिए कहती है, नियान उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके सामने से हो कि मॉम कार से गुजर रही होती है, लेकिन जीजी को ऐसे रोड पर गिरा हुआ देख करके भी वो उसका हेल्प नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। फाइनली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी जो कि यहाँ पे नियान को बीट करना चाह रही थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना प्यार करने वाला इंसान, और अब तो उसका बेबी भी अबॉर्ट होने वाला था। यहाँ पर फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है जब जीजी फ़ोन नहीं उठाती है तो, लेकिन उसकी बहन भी कम थोड़ी थी, वो अपना मज़े करने में बिज़ी थी। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वो फ़ौरन निकलने का प्लान कर रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसे भी ठग लिया गया है। जिस इंसान को उसने पैसे दिए थे वो इंसान फरार हो चुका था। हो की लास्ट उम्मीद यहाँ पर नियान बसती है। वो नियान को कॉल करता है। नियान सोचती है कि पता नहीं कुछ अर्जेंट होगा। वो उसका फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है, वो बस इतना कहता है कि हेल्प मी। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुँचती है। जब वो उसका हालत देखती है तो परेशान थोड़ा सा हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी इंसान थी। हॉस्पिटल लेकर के जाती है। पॉइजन पूरी बॉडी में फैल रहा था। किसी फैमिली मेम्बर्स को उस पेपर पर साइन करना होगा ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। नियान अब एक्चुअल में हो कि कुछ नहीं थी तो वो उस पर साइन नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर हो कि मॉम को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा बेटा इस हॉस्पिटल में, वो मर रहा है, जल्दी से आकर के पेपर पर साइन करने, वरना अपने बेटे के ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। तो यहाँ पर उसको लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि कॉल यहाँ पर नियान की तरफ से आया था। उसे ऐसा लगता है उसने तो अपने बेटे को फेक ड्रग दिया था, तो भला उसे क्या ही हो सकता है। इसी वजह से वो हॉस्पिटल ना जा करके अपने घर जाने का डिसाइड करती है। डॉक्टर्स भी यहाँ पर हुओ की मॉम से बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो भरोसा नहीं करती है। जब वो घर पहुँचती है, घर पूरा बिखरा हुआ था, ना उसकी बेटी थी ना ही यहाँ पर उसका बेटा था। तो वो समझ जाती है, इट मीन्स कि नियान सही कह रही थी। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। जो हुआ था अब उसे बचाया नहीं जा सका था और अब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। वो यहाँ पर आती है। उसकी मॉम कहती है मैंने अपने बेटे को फेक ड्रग दिया था, वो मर कैसे सकता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने ज़रूर ही कुछ चाल चला और जानबूझ करके मेरे बेटे को मार डाला है। वो दवा चेक करते हैं, डॉक्टर बताते हैं ये दवा असली पॉइजन है और अपने ही बेटे को मारने के जुर्म में एक तो यहाँ पर उसकी मॉम को जेल होने वाला था और दूसरा अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में वो जो लेडी थी वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। इसका पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। उसकी बहन
को भी शौक लगा था, क्योंकि जिस इंसान को उसने अपनी सारी सेविंग्स दी थी वो फरार हो चुका था, वो अब इस दुनिया में नहीं था और उसकी मॉम पागल हो चुकी थी। लेकिन अब एक लास्ट इंसान बाकी था, जीजी, जो कि यहाँ पर अगले कुछ दिन तो नियान के लाइफ के बहुत अच्छे बीतते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक दिन उसे किडनैप कर लेती है और वो अब उसे मारने वाली थी। लेकिन तभी नियान को याद आता है रोहू ने उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाया था और वो यहाँ पर खुद को जीजी से प्रोटेक्ट करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। साथ ही में उसने पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया था कि पुलिस वाले आ करके जीजी को ऐसे जेल में ले जा कर के डाल देंगे किडनैपिंग और मर्डर के केस में। कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये रोमांटिक स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वैसे रोज जिस टाइप के ड्रामा करता है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर रोमांटिक होते हैं, बट आई नो ये थोड़े उस टाइप का नहीं था, बट कहानी मुझे अच्छी लगी थी। दैट्स भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। इस कहानी में फ़ीमेल कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और ये कहानी इसे स्पेशल बनाती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के मस्त मस्त वाले हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।